Hello everyone, today we are going to discuss the solutions of the test. So without wasting time, let us start with the first question. Dash of an element are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. If we are talking about isotopes, ठीक है, अगर हम isotopes की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आइसोटोप्स का मीनिंग क्या है? देखिए आइसोटोप्स का मीनिंग है आपका दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, देखिए क्या चीज़ें हैं, या तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉन, इनका मीनिंग क्या है? तो इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं आइसोटोप की, तो आइसोटोप का मीनिंग क्या है? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेम अटोमिक नंबर, ठीक है, अगर अटोमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे कि आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में आपको पता है हम बात करते हैं प्रोटियम की, हम बात करते हैं ड्यूटेरियम की, ठीक है, और हम बात करते हैं ट्रिटियम की, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके जो मास नंबर है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, सो दैट इज़ द डिफरेंस, तो वो बोल दिया आपने आइसोटोप हो गए। उसके बाद हम आते हैं आइसोबार पे। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट मतलब सेम मास नंबर, कि अगर ऐसी स्पीशीज़ जिनका मास नंबर जो है वो सेम है, तो सेम क्या हो गया? सेम आपका मास नंबर हो गया बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो इनको क्या बोल दिया हमने? इनको हमने बोल दिया कि दीज आर द आइसोबार, आइसोटोप आइसोबार्स, ठीक है। उसके बाद आपने आइसोटोन्स पढ़े हैं। आइसो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेम। आइसो स्टैंड्स फॉर द सेम, तो मतलब सेम नंबर क्या हो जाएगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोटोन्स, ठीक है। तो आइसोटोन के बाद हम बात कर लेते हैं आपका आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, देन आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो आइसो अगेन स्टैंड्स फॉर सेम, सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो जाएगा उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनता है आपका ए, दैट इज़ द आइसोटोप। सो नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, कि थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है हमारा? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि थॉमसन ने क्या कहा था? अगर आप थॉमसन की बात करते हैं तो देखिए थॉमसन मॉडल में ये कहा जाता है कि एक पॉजिटिव स्फीयर था ना आपका, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर था और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एम्बेडेड थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया था कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, वो उन पे जो चार्ज होगा वही चार्जेस पॉजिटिव स्फीयर का होगा। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। सेकंड, एन एटम इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो अभी अभी मैंने आपको यही बात बताई, तो बिल्कुल सेम है, तो ये तो ऑप्शन हो गया आपका ट्रू। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड वन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन एटम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल तभी तो न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन हुई थी, तो ये भी ट्रू है, ठीक है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। फिर उसके बाद है नन ऑफ दी अबव, ये नहीं है, ठीक है। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी एंड सी ऑप्शंस आर द
So now comes our question number 3. After the completion of NP level, the electron enters in which level according to n plus l rule. तो बात की जा रही है यहाँ पे n plus l रूल की, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि अबाउ रूल की भी हम बात कर रहे हैं, अबाउ रूल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या लगाना है यहाँ पे कि आपका NP लेवल के बाद कौन सा लेवल है, ठीक है। तो अगर मैं अबाउ रूल में लिखता हूँ तो आपको पता ही है, हम लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं 2s 2p, फिर लिख देते हैं आपका 3s 3p और 3d, फिर लिखते हैं आपका 4s 4p और 4d, ठीक है, फिर 4f। अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की हो तो 1s के बाद 2s भरा जाता है, फिर 2p के बाद देखा होगा आपने p, तो p के बाद हमेशा ही s भरा जाता है, p के बाद हमेशा ही s भरा जाता है, ठीक है। तो देखिए 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S। तो यानी आम तौर पे जब भी आपका P भरा जाएगा तो P के बाद आपका क्या भरा जाएगा, S भरा जाएगा। और आपने हमेशा नोट किया हो कि इसमें जो हम पैटर्न से चलते हैं तो किस पैटर्न से चलते हैं, ठीक है। तो हमेशा 2P के बाद देखिए 2P चला तो 2P के बाद हमने भर दिया 3S को, ठीक है। फिर सिर्फ P वाले S के साथ कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हूँ। अगर 3P भरते हैं तो 3P के साथ भरा जाता है 4S, ठीक है। अगर आप 4P भरते हैं तो 4P के बाद भरा जाता है 5S। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर अगर P की वैल्यू कुछ भी है तो यहाँ पर उससे एक ज़्यादा होगी, क्या होगी, एक ज़्यादा। तो यानी जब मैं NP भरूँगा, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग n+1 एक ज़्यादा करके मैं S को भरूँगा। सो फॉर द NP लेवल द करेक्ट आंसर इज़ n+1 S. So that fourth question, that when an electron do transition from N4 to N2 the emitted line of spectra will be. अब देखिए यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का, तो 4 से 2 पर आने के लिए क्या आपका स्पेक्ट्रम बनेगा, तो इसके लिए आपको क्या चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो फॉर्मूला होता है आपका दैट न्यू बार दैट इज इक्वल टू 1/r 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है। ये n1 n2 क्या है, वो आपका उस लेवल का नंबर है, ठीक है ना। जैसे n1 n2 क्या है, n क्या है, इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या शो करता है यहाँ पे, इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या बताता है कि लेवल कौन सा है आपका। जैसे n1 कॉरस्पॉन्ड करेगा k को, ठीक है, n2 कॉरस्पॉन्ड करेगा l को, n3 कॉरस्पॉन्ड करेगा m को, ठीक है। तो ऐसे ही n1 n2 की वैल्यूज़ होती हैं जो कि इस तरह से हैं कि लाइमन सीरीज़ की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, ये एक आपको एक सीरीज़ में याद करना पड़ेगा। जैसे लाइमन, बाल्मर, ठीक है, पास्चन, then comes bracket and then comes Pfund, then comes Humphrey सीरीज़, ठीक है। ये सारी की सारी क्या नाम हो गए, सीरीज़ का नाम हो गया, ठीक है। सारे के सारे सीरीज़ हैं आपके। तो इनको कैसे याद करना है, आप एक वर्ड बना लो, ठीक है। जैसे ये वाला, इसका आप एक वर्ड बना लो कि LBPBPH, LBPBPH, फिर ये आपको याद हो गया। फिर आपने क्या करना है, आपने n1 वो है कि वो लेवल है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन ये लोअर वाला लेवल है, ठीक है, आप लोअर बोल सकते हो एक तरह से। लोअर लेवल को हम L1 बोल देंगे और अपर लेवल को जो है हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, N2 बोल रहे हैं। तो N1 N2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस तरह से आपने नंबरिंग कर देनी है कि लाइमन में लोअर लेवल 1 होता है, बाल्मर में 2, पास्चन में 3, ब्रैकेट में 4, पीफंड में 5, हम्फ्री में 6, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग करके फिर N2 क्या होगा, अब ये 1 हो चुका है तो ऑफ कोर्स N2 जो है वो इसके अलावा सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, यानी आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन।
इसमें 2 के बाद 3, 4, 5 सो ऑन। इसमें 3 के बाद जो है वो आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सो ऑन, मतलब चलती रहेंगी वैल्यू। 4 है तो 5 6 सो ऑन, ये 5 है तो 6 7 सो ऑन, 6 है तो 7 8 9 सो ऑन। ठीक है, अब आपको बात करनी कि 4 से हम गए, ठीक है, तो कहाँ से गए वो मायने नहीं रखता है, कहाँ पर गए आप वो मायने रखता है। ठीक है, तो कहाँ पर गए आप, दूसरे लेवल पे जा रहे हैं ना। आगे से तो 3 से जाएं तब भी बालमर है, 4 से जाएं तब भी बालमर है, 5 से जाएं तब भी बालमर है। ठीक है, तो किस पर जाते हैं आप वो मायने रखता है। तो 2 पर जा रहे हैं तो ये बालमर है। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि रीजन क्या है। तो रीजन आपको याद रखना है कि लाइमन का जो रीजन होता है वो होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है आपका लाइमन का, जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं बाल्मर पे। तो बाल्मर का रीजन होता है, बाल्मर का रीजन विजिबल है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट आएगा, विजिबल आएगा। ठीक है, फिर ये नीचे वालों के जो हैं ये इंफ्रारेड, बाकियों के इंफ्रारेड। तो इस तरह से जो है आपको याद करना है। ठीक है, अगर कभी रीजन पूछ लिया जाए कि किस रीजन में ये लाई करते हैं, ठीक है, तो पहले वाले का अल्ट्रावायलेट, लाइमन का, बाल्मर का विजिबल और बाकी का इंफ्रारेड। सो सीधी सी बात है, आपका करेक्ट आंसर क्या बन गया यहाँ पे, बी ऑप्शन बन गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सिमिलर फॉर आइसोटोप। अब कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी आइसोटोप के लिए। आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है, तो आइसोटोप से हम स्टार्ट करते हैं कि आइसोटोप क्या है। एटम्स दैट आर पार्ट ऑफ सेम एलिमेंट, मीन्स एटम्स हैविंग सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब अटोमिक नंबर सेम हो गया। अब अटोमिक नंबर अगर सेम हो गया तो इट मीन्स आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटोमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो सेम हो गए। ठीक है, बट डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे अलग हो चुका है। ठीक है, तो मास नंबर अलग होने की वजह से क्या हो गया कि मास नंबर एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब बेसिकली यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब न्यूट्रॉन्स एक तरह से मास अलग हो जाता है, मास अलग होने से आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मास एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे डेंसिटी अलग हो गई, ठीक है, मास अलग हो गया, और जो भी प्रॉपर्टीज़ इसके साथ रिलेट करती हैं आपका, जैसे फोर्सेस अलग हो गए। ठीक है, थोड़ा सा उस हिसाब से फ़र्क पड़ता है। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये कौन डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेम होंगी आपकी। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर दिया जाए तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन, इसकी प्रोटियम की आप बात करते हैं ना, 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ड्यूटीरियम को आप डी भी बोल देते हो और ट्रिटियम के लिए आप जो है वो टी यूज़ कर लेते हो। तो एक्चुअल में ये जब आप कंपाउंड बनाते हैं ना, मतलब ये जो कंपाउंड बनाता है, यानी जब केमिकल्स बनाता है ये केमिकल कंपाउंड्स, तो ये एक ही तरह से बिहेव करते हैं। जैसे एच अगर H2 बनाता है, ठीक है, तो डी जो है वो D2 बनाता है, टी जो है वो T2 बनाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं आपकी कि हाइड्रोजन तो आपका वाटर में भी होता है, तो H2O, इसको आप सिंपल वाटर बोल देते हैं। और ये जो ड्यूटीरियम है आपका D2O बना देता है। ठीक है, और ट्रिटियम आपका T2O बनाता है, बट हालांकि ये बड़ा ही कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
वैसे ही और भी अगर आप यहाँ पे कंपाउंड देखना चाहें तो हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको आप प्रोटॉन बोलते हो, इसको आप प्रोटॉन बोलते हो, ठीक है। वैसे जो ड्यूटेरियम है आपका, वो D पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको आप ड्यूट्रॉन बोलते हो, और ये आपका T प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज ये सेम रहेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, पर डिफरेंस कहाँ आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। जैसे अगर आप सेम अमाउंट ऑफ जो है न, प्रो आप प्रोटियम और ड्यूटेरियम लो, तो ये इसका मास नंबर ज़्यादा होगा, हैवी ज़्यादा होगा, डेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज हो जाएंगी, जो कि फिजिकल के साथ डील करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। So your correct answer here is the B option. Sixth question, that if above rule is violated then calcium 20 will be in. अगर हमने मान लिया कि above rule जो है हो गया वो वायलेट हो गया, तो पहले समझते हैं above rule क्या है, उसके बाद बताते हैं कि उसके वायलेशन का मतलब क्या बनेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है above rule की। तो बेसिकली above rule है क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि above रूल में हम 1s पहले भरते हैं, फिर ऐसे, मतलब पहले तो हम ऐसे लिख लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फीलिंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो पहले आपने ये चीज़ लिख ली, फिर उसके बाद आपने इस तरह से बनाया कि 1s के बाद 2s भरा जाएगा, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s एंड सो ऑन लाइक दिस ना, ऐसे आपको भरा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, कि अबाउ रूल अगर होल्ड करेगा तो ये ऐसे भरा जाएगा, अदरवाइज इफ़ नॉट होल्ड, ठीक है। अगर वायलेटेड का केस लेंगे तो वायलेशन का मतलब क्या है कि वायलेशन में सिंपल ही भरा जाएगा, 1s के बाद 2s भरा जाए, फिर 2p भरा जाए आपका, फिर 3s भरा जाए, फिर 3p भरा जाए, फिर 3d भरा जाए। कहने का मीनिंग तो यही है, अगर हम वायलेशन करते हैं तो मतलब ऐसे ना भरा जाए, फिर सिंपल भरा जाए। तो अब मुझे देखना है कैल्शियम 20 का। देखिए 20 क्या है इसका, 20 तो हो गया इसका अटोमिक नंबर कैल्शियम का। तो अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंग अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस सबशेल में जाता है। तो मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट से कौन से ब्लॉक में जाता है, तो ये डिपेंड करता है दैट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन will enter in which will enter in which सबशेल, कि कौन से सबशेल में आपका आखिरी जो है वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो देख लेते हैं। तो मैंने कर दिया 1s2 2s2 2p6, देन कम्स 3s2 3p, देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 और 6 18 18। अब देखिए अगर मैं अबाउ रूल लेता तो अबाउ रूल के अकॉर्डिंग अब 3s के बाद 3p आना है, ठीक है, 3s के बाद 3p आना है और 3p के बाद 4s आना है, ठीक है। तो बेसिकली एक्चुअल में तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक्चुअल में ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर अफबाउ रूल को आप फॉलो करते हैं, अगर ये फॉलो करता है अफबाउ रूल को, ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है एक्चुअल में। बट हमें तो यहाँ पर वो आंसर देना है दैट इफ़ इट वायलेट्स, अगर ये वायलेट कर देगा अफबाउ रूल को, तो अफबाउ रूल को वायलेट करने पर इलेक्ट्रॉन जो है आपका 4p के बाद 5, मतलब सॉरी 3p के बाद 4s में ना जाकर 3p के बाद 3d में चला जाएगा, तो 3d में चला गया ये देखिए। सो 2 2 4 6 4 10 2 12 और 6 18 और 2 20, 20 हो गए ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये डी ब्लॉक हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आंसर देना है। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द एलिमेंट इफ इट्स ग्राउंड स्टेट हैज़ 13 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल। आपको यहाँ दे रखा है कि एम शेल में, जो आपका एम शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। और शेल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले हमारा आता है के शेल, फिर आता है एल और एम सबसे बाद में, ठीक है। के लिए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1, एल के लिए होती है
2 और m के लिए होती है 3। अगर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो k में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो 2n² रूल आप लगाते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन k में 2 आ सकते हैं, l में आ सकते हैं आपके 8, m में आ सकते हैं 18। अब यहाँ पर m में 13 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी k में दिए होंगे 2। ऑफ कोर्स k में 2 ही भरे होंगे, क्योंकि m में आप तब तक नहीं भर सकते जब तक आप k और l ना भर लें। तो 2, 8 और m आपका 13। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ ये तो आपका बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग है, बट बोहर मॉडल ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ नहीं करते, हम अफबाउ रूल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अफबाउ रूल को भी आपको देखना पड़ेगा। तो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। देखिए 2s 2p 3s 3p 3d, then comes 4s 4p 4d 4f, then 5s 5p लाइक दैट। ठीक है, तो पहले 1s भरा जाता है, फिर आपका 2s भरा जाएगा, फिर 2s के बाद 2p और 3s भरा जाता है, फिर 3p के बाद 4s आता है, फिर 3d 4p 5s आता है लाइक दैट। ठीक है, फिर 5s आएगा, ऐसे भरा जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब k मैंने भरा तो 1s2 तो मैंने भर दिया। ठीक है, फिर l की l आया तो l में मैंने क्या किया, 1s2 के बाद मैंने 2s2 और 2p 6 कर दिया। अब जब m की बात कर रहे हैं तो m में 13 इलेक्ट्रॉन है, m का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यानी 3 में आपका 3s भी आता है, 3p भी आता है और 3d भी आता है। तो इन तीनों में आपके 13 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 और 6 और 2 8, 8 और 5 13। अब आपको पता है कि अबाउ रूल भी लगाकर चलोगे तो 3D तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक 4s ना भरा हो। तो यानी कहीं ना कहीं 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं इस वक्त। अगर 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेने हैं यहाँ पे। तो देखिए ज़रा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके बनते हैं, ये 2 हो गए, 6 2 8 और 2 10, ये भी 6 और 8 2 10, 10 और 10 20 और 5 25। तो जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे तो वो आपके एटॉमिक नंबर को शो करेंगे। तो एटॉमिक नंबर 25 हो गया। अभी जो एटॉमिक नंबर 25 है किस एलिमेंट का है, तो देखिए स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यानी 25 नंबर पे आता है आपका मैंगनीज। सो करेक्ट आंसर इज मैंगनीज। सो द बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये जो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको ये चेक करना है कि बोहर मॉडल के लिए कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, कि बोहर मॉडल आखिरकार बताता क्या है। पहला, यूजेस आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, इसके लिए आइंस्टाइन को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला है। सो दैट इज़ आपका एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एक्चुअल में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, बस मैंने जस्ट यहाँ पे इक्वेशन अभी लिख दी है। तो बेसिकली बोहर मॉडल इस चीज़ के साथ रिलेट नहीं करता है, वो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को नहीं यूज़ करता, ना ही इसके बारे में कुछ बताता है। नाउ इट प्रेडिक्ट्स द कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर एटम्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रा की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि बोहर मॉडल से सिर्फ आप हाइड्रोजन का जो है वो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एक तरह का आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, जो कि एक तरह का आपका लाइन स्पेक्ट्रा है, आपको उसमें लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा तो ये है ही नहीं, यहाँ पे तो हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। देन कम्स द प्रिडिक्ट्स द सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम, तो बिल्कुल भी नहीं। हर एक एटम का अपना स्पेक्ट्रा अलग होता है। ठीक है, हर एक स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है। एंड हाइड्रोजन मतलब आपका बोहर मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोहर मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा। ठीक है, ना ही मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे एटम्स, या फिर साथ के साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का ही वो एक्सप्लेन कर पाए, बट उसमें भी वो फाइन लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं है आपका। फिर आता है आपका एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो बिल्कुल ये उन्होंने ये तो
एज अ पोस्टुलेट भी है बोहर मॉडल में, जिसमें एंगुलर मोमेंटम यानी MVR, जिसको आप एंगुलर मोमेंटम कहते हो, उसको क्वांटाइज्ड किया गया, जिसकी वैल्यू आपने NH/2π ली थी। सो ये MVR इज इक्वल टू NH/2π क्या शो करता है, दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब उसकी कुछ ही फिक्स वैल्यूज़ होंगी जो कि इस क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल है, इस क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल है, दैट इज H/2π का। H यहाँ पर आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, V जो है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, M आपका मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और R क्या होगा, R रेडियस होगा। सो R इज़ द रेडियस, कि उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के राउंड। सो योर करेक्ट आंसर इज D ऑप्शन। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन। अब इसमें से किस में अबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल करना है। अब अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं तो पहले लो एनर्जी के भरने हैं, ठीक है। तो अबाउ रूल तो यही कहता है कि लोअर एनर्जी की आप पहले भरिए, ठीक है, और आप फिर जो हाई एनर्जी है उसके बाद में भरिए। तो ये एक्चुअल में अबाउ प्रिंसिपल का ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है, जिसको हम N+L रूल भी बोल सकते हैं, कि उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी यही है। तो बेसिकली अगर अबाउ रूल लगाए आप तो आपको जो है 1s तो यहाँ दिया ही नहीं हुआ, 1s के बाद आपको 2s भरना है, और 2s जब पूरा भर जाएगा तभी आपको P पे आना है, फिर 3s पे जाना है। तो मतलब s पूरा भरने के बाद P पर आना है। तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको वायलेट बताना है कि वायलेट किस में हो रहा है, कौन सा अबाउ प्रिंसिपल आपका किस में वायलेट हो रहा है। बी ऑप्शन का बात कर लेते हैं। अब बी ऑप्शन में आप देखिए ज़रा क्या है यहाँ पे, कि आपका एस अभी तक पूरा नहीं भरा गया, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे स्टैंड कर रहा है, ये 2s को, ये आपका 2px को, ये स्टैंड कर रहा है आपका 2py के लिए, और ये स्टैंड कर रहा है आपका 2pz के लिए। तो अभी s आपका पूरा नहीं भरा गया, तो एक तो ये हो गया ऑप्शन। नाउ कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द dz² ऑर्बिटल कैन रूम ओनली टू। d ऑर्बिटल होती है, ये d आपके सबशेल का पार्ट है, तो d सबशेल में आपकी बेसिकली 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी जो 5 ऑर्बिटल्स आती हैं ये एक्चुअली किस फॉर्म में होती हैं, ये इस तरह से होती हैं आपका, जैसे आपका DXY, ठीक है, ये पांचों का मैं आपको थोड़ा सा इनकी नोटेशंस बता देता हूँ कि इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो DXY, एक होता है आपका DYZ, फिर एक होता है आपका DZX या XZ आप बोल सकते हो, DXZ, देन कम्स योर DX² माइनस Y², और जो लास्ट वन होता है आपका DZ²। अब आपको पता है कि टोटल में अगर हम डी सबशेल में बात की जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और अगर आप बात करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी 2 आएंगे अपोजिट स्पिन के, 2 2 2 2, सो टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऑर्बिटल है, पूरे डी सबशेल में आपकी 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, तो उनमें ये वन ऑफ दी ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो इट कैन गिव रूम ओनली टू 2 electrons, so that is the correct answer here. So now comes the next question, the mass number of a nucleus is। तो देखिए मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कभी भी कोई एलिमेंट लिखना हो तो लेट अस से कि x जो है उसका सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर नीचे हम हमेशा लिखते हैं आपका अटोमिक नंबर, और ऊपर हम लिख लेते हैं मास नंबर, ठीक है। तो x क्या हो गया, ये हो गया सिंबल ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए दिस इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका z क्या हो गया, सो z इज़ द अटोमिक नंबर, ठीक है, और a क्या है, a इज़ द मास नंबर, a हमने मास नंबर बोल दिया, ठीक है।
अब आपका जो ये क्या रिप्रेजेंट करते, तो Z जो है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये तभी रिप्रेजेंट करेगा व्हेन नो चार्ज ऑन एटम इज़ देयर, व्हेन नो चार्ज ऑन एटम। अगर कोई भी चार्ज एटम पे नहीं दिया हुआ है, अगर एटम पे चार्ज दिया होगा तो उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स या तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे या एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि एटम के ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, तो अब आप ये तो आपको पता लग गया एटॉमिक नंबर के बारे में। और मास नंबर क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप देखिए कि एक तो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इसमें तो ज़्यादा आ गए, तो ये तो ज़्यादा ही होगा। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, आपका जो है कि Z जो है हमेशा ग्रेटर देन A होगा। बट क्या कोई केस ऐसा भी है कि जिसमें ये इक्वल हो जाए? क्या कोई केस ऐसा है जिसमें इक्वल हो जाए? तो बिल्कुल एक केस आपका ऐसा भी होता है जिसमें ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, तो वो केस होता है आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें हम 1H1 लेकर चलते हैं, यानी उसमें आपका प्रोटॉन न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही होता है और वो सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं हम लेते, नो न्यूट्रॉन। सो दैट्स वाई व्हाट यू कैन से कि हियर द करेक्ट आंसर इज दैट sometime equal and sometime more than its atomic number. So that's why your D option is correct here. Comes the next question. टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं आपके आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में? व्हाट आर दी isotopes of hydrogen? So all the isotopes of hydrogen there are 3 isotopes. वैसे तो इससे ज़्यादा भी होते हैं जो और भी आर्टिफिशियल आइसोटोप्स आपके होते हैं, बट बेसिकली हम स्टेबिलिटी के मामले में जब देखते हैं तो बेसिकली 3 ही हम लोग स्टडी करते हैं। 3 कौन कौन से आपके? एक तो हम बात करते हैं आपका प्रोटियम की, देन कम्स योर ड्यूटीरियम एंड देन कम्स योर ट्रिटियम। ठीक है, एक हो गया प्रोटियम, एक हो गया ड्यूटीरियम, एक हो गया ट्रिटियम। प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम हो गया 1H2, ट्रिटियम हो गया 1H3। अब आपको पता ही है कि किसी भी एलिमेंट में नीचे आपका क्या आता है? एटॉमिक नंबर आता है, ऊपर मास नंबर आता है। आपको टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो ये होते हैं, और ये होते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे न्यूट्रॉन ही निकालने हैं सिर्फ, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किस में से? आपके A में से Z को। तो अब मैं देखिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकाल रहा हूँ, फिर उनको मुझे सम करना है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फर्स्ट केस में 1 में से 1 माइनस किया, तो भाई इसमें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है ही नहीं। सेकेंड केस में 2 में से 1 माइनस किया, 1 हो गया। थर्ड केस में 3 में से 1 माइनस किया तो 2 हो गए। तो एक एक्चुअल में आपके टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल न्यूट्रॉन्स आपके हुए हैं दैट इज़ 0 + 1 + 2, सो टोटल 3 न्यूट्रॉन्स आर देयर। सो योर करेक्ट आंसर इज D option. So now comes the next question. According to Bohr hypothesis, discrete quantity. यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब एक तरह से क्वांटाइज्ड ही आप बोल सकते हैं, कि मतलब एक्चुअली डिस्क्रीट का मतलब होता है क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम बोहर हाइपोथेसिस में बात करते हैं तो बोहर हाइपोथेसिस में सिर्फ एक ही बात के बारे में कहा जाता है इनमें से, जो कि है आपका एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए लिखा जाता है, ठीक है, दैट MVR। ठीक है, ये MVR एंगुलर मोमेंटम के लिए सिंबल हम L भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर बुक्स में सिर्फ सीधा ही लिखा होता है दैट MVR = NH/2π। तो ये क्या शो करता है कि ये जो H/2π है ये एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके जब आप मल्टीपल्स लेते हैं, n क्या होते हैं आपके? इंटीजर होते हैं, यानी इंटीग्रल वैल्यूज़ ही रहती हैं आपकी फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। So according to this, your D option is the correct answer. So now comes the next question, that according to Bau's principle, the electron has a tendency to occupy that subshell which has। ठीक है,
तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल को ऑक्युपाई करेगा है कि जो लोएस्ट एनर्जी सबशेल है वो पहले भरी जाएगी। लोएस्ट एनर्जी सबशेल पहले भरी जाएगी, उसके बाद आप भरेंगे आपका हाईएस्ट एनर्जी सबशेल। ठीक है, लोएस्ट उसके बाद आपकी नेक्स्ट हायर एनर्जी सबशेल आएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस lowest energy subshell is the right answer. Now comes the 15th question. The maximum number of electrons that can be filled into all the orbitals corresponding to the azimuthal quantum number L is equal to 3. L जब आपने 3 लिखना है, ठीक है, तो L3 के लिए जो पॉसिबल आपकी सबशेल बनेगी, ठीक है, तो L3 के कॉरस्पॉन्डिंग सबशेल कौन सी बनती है, फिर उस सबशेल के अंदर हम देख लेते हैं कि ऑर्बिटल्स कौन सी बनती हैं। तो आपको पता ही है कि L की वैल्यू अगर 0 है तो S की हम बात करते हैं, ठीक है। L की वैल्यू अगर 1 है तो हम P की बात करते हैं, तो L2 L3, तो SPDF, यानी L3 जो है वो F और F सबशेल के लिए। तो सबशेल तो F हो गई। अब F सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स आती हैं, तो F सबशेल में आपका 2L प्लस 1 ऑर्बिटल्स आती हैं, यानी 2 इंटू 3 प्लस 1, सो 7 ऑर्बिटल्स आर देयर। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्युपाई, ईच ऑर्बिटल कैन हैव, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 7 इंटू 2, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो योर करेक्ट आंसर इज अगेन ए ऑप्शन, दैट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। द मेन डिफेक्ट ऑफ बोहर एटम मॉडल इज, सो पहला ऑप्शन अगर आप देखें, सो दैट इज़ द मिक्सिंग ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरीज। So that is not a defect, that is a good thing. Comes the exclusion of nuclear motion, fail to explain the fine structure of spectral lines और fail to explain larger atoms। तो बेसिकली आपको मेन डिफेक्ट बताना है कि इनमें मेन डिफेक्ट क्या है। तो बेसिकली इसमें तो कोई बात नहीं हुई ऐसे क्लासिकल क्वांटम की, हालांकि बोहर मॉडल दोनों को ही लेकर चले, वो क्लासिकल को भी थोड़ा सा लेकर चले और क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी का उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, बेसिकली ये आपका एक तरह से डिसएडवांटेज माना जाता है कि फाइन स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन के लिए तो क्या एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन के लिए तो स्पेक्ट्रल सीरीज उन्होंने एक्सप्लेन की, उसका स्पेक्ट्रा वो एक्सप्लेन कर पाए, बट उसमें जो फाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं, फाइन स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से आते हैं आपका, दैट इज़ ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप हाइड्रोजन को रखते हैं तो वहाँ पर इसके जो स्पेक्ट्रम होता है वो फाइन लाइंस में स्प्लिट हो जाएगा, उसको ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट कब होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब स्प्लिटिंग ऑफ द फाइन लाइंस। सो इन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपके बोहर मॉडल। एक तो ये इसमें मेजर डिफेक्ट माना जाता है, और दूसरा है दैट इट इज़ फेल टू एक्सप्लेन द लार्जर एटम्स, कि लार्जर एटम्स मतलब बोहर थ्योरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, जिनको आप हाइड्रोजन लाइक भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी सिर्फ इसमें हाइड्रोजन He+, Li2+, ऐसे आप जो हैं स्पीशीज़ को लेकर चलते हैं, लार्जर एटम्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। That the electrons are filled in various sub levels according to the order of their energies। देखिए, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है कि एक ही रूल की हम बात करते हैं, दैट इज़ द अबाउ प्रिंसिपल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ द अबाउ प्रिंसिपल। कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन हैज़ एन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू। तो देखिए, लोएस्ट एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, दैट हाइड्रोजन के केस में लोएस्ट एनर्जी का मतलब है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की अगर आप बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 हो गई, और अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो सकती है आपकी mvr इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, और अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दें, जो कि इसकी लोएस्ट एनर्जी लेवल है,
या फिर ग्राउंड एनर्जी लेवल भी आप बोल सकते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल, वो कितना है। तो n को 1 पुट करते ही आपका MVR किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ n को 1 पुट करते ही h/2π आ गया। तो यहाँ पर h/2π इज़ द correct answer. Then comes the next question. The energy of hydrogen atom in the ground state is 13.6 electron volt. So the energy of He plus ion in the first excited state will be आपकी according to the Bohr model, this energy is equal to minus 13.6 z square upon n square. ये फॉर्मूला होता है आपका। अब हाइड्रोजन एटम के लिए तो वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आती है, बट He प्लस आयन के लिए कितनी निकल कर आएगी। तो सीधी सी बात है, He प्लस आयन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। तो देखिए, जब भी हम लेवल्स बनाते हैं तो पहले आता है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल वो है जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डाला जाता है। अब He प्लस आयन का मतलब है कि हम तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डाला जाएगा, आपका जिस लेवल में डाला जाता है वो ग्राउंड होता है। फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर आता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, फिर आता है आपका सेकंड एक्साइटेड लेवल, सेकंड लेवल आ जाएगा फिर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल में हम n को 1 लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड में n की वैल्यू 2 होती है, सेकंड में 3 होती है। तो अभी हम फर्स्ट एक्साइटेड लेवल की बात कर रहे हैं, यानी n इज इक्वल टू 2। और ऊपर से हम बात कर रहे हैं हीलियम आयन की। तो हीलियम आयन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है। पहला एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन को मिलता है, दूसरा हीलियम को। तो बेसिकली Z हमारे पास 2 हो चुका है और N जो है वो भी हमारे पास 2 हो चुका है। तो जब मैं वैल्यू को रखूँगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। सो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वेयर अपॉन N स्क्वेयर। तो बेसिकली Z स्क्वेयर भी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4, और N का स्क्वेयर नीचे वो भी 4 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When the 3D orbital is complete, the new electron will enter in. अगर 3D ऑर्बिटल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो नया इलेक्ट्रॉन किस में आएगा। तो ये भी आप इजीली आंसर दे सकते हैं अबाव रूल के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, आपको अबाव रूल बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बस आपको ये चीज़ें ऐसे लिखनी है और याद कर लेनी है। 3D, देन 4S, 4P, 4D, 4F। तो हम ऐसे भरते हैं, पहले 1S भरते हैं, फिर 2S भरते हैं, फिर 2P के बाद आता है 3S, फिर 3P के बाद आता है आपका 4S, फिर 3D के बाद आता है आपका 4P, ठीक है, फिर आपका 5S। ऐसे ऐसे भरा जाता है। तो यानी 3D के बाद इन्होंने पूछा तो 3D के बाद तो हमने 4P भरा है। तो योर करेक्ट आंसर इज़ 4P, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द